आज हम लोग यहाँ पर बीपीएससी 66 बैच के लिए मिले हैं। 66वीं मेन एग्ज़ाम हम लोग का फोकस है। तो 66वीं में देखेंगे कि अब क्वेश्चन बैंक पर नज़र रखें। ये बीपीएससी हुआ, क्वेश्चन बैंक पर नज़र रखेंगे हम लोग। क्या क्या पूछा है, किस तरह से पूछा है, कम में क्या कर सकते हैं सारा। इस तरह से डीआई का चलन जो है हम लोगों को 48 से 52वीं से 48 से 52वीं एग्ज़ाम जो हुआ बीपीएससी का, 53 से 55वीं ये सब कंबाइंड होता था उस समय। 56 से 59वीं एक साथ एग्ज़ाम हुआ। 60 से 62वीं एक बार हुआ, फिर हुआ 63वीं का, फिर 64वीं का, फिर 65वीं का। और हम लोग अभी यहाँ पर 66वीं के लिए मिल रहे हैं ना, ये हम लोग का टारगेट है। उसके बाद बीपीएससी द्वारा एक सीडीपीओ का भी एग्ज़ाम हुआ है, उसका भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और इस बार देखिएगा कि इसी से 2 क्वेश्चन था सीडीपीओ का, और एओ लेखा का हुआ था एओ 17 में, तो उसको भी देखेंगे। सब आपको वॉल्यूम 2 में सब दिया हुआ रहेगा। तो देखेंगे इसमें फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया, सारणी, आवृत्ति, संचय आवृत्ति, डायग्राम, ये चित्र में 2 पार्ट आ जाता है, बार चार्ट और पाई चार्ट। ठीक है। दंड चित्र या बहुदंड चित्र ज़्यादा पूछता है, और वृत्त चित्र। फिर हो गया ग्राफ, रेखा चित्र, और फिर इधर एरिया ईटीसी। इसके अलावा मिन मीडियम और जो इधर हुआ। तो 48 से 52वीं में देखिएगा कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, और एक क्वेश्चन इधर से लॉजिक, और एक मीन से। 53 से 55वीं से प्योर डीआई शुरू हुआ, जिसमें चित्र का शुरुआत हुआ। तो इससे नहीं पूछा, इससे नहीं पूछा। इसका डायग्राम का 1.5 क्वेश्चन और ग्राफ का 1.5 क्वेश्चन, यानी एक फुल इससे और इसका आधा क्वेश्चन, एक पार्ट बी पार्ट मिला करके क्वेश्चन बैंक में देखिएगा। और एक पाई चार्ट से 4 क्वेश्चन हुआ। इधर एरिया में नहीं गए। 56 से 59वीं में देखिएगा तो इससे नहीं पूछा, इससे नहीं पूछा, 1, 1, 2। 60 से 62वीं में 1, 1, 2। 63वीं में 1, 1, 2। 64वीं में इतने ही पूछा, लेकिन इसमें क्या कर दिया, मिक्स्ड टाइप, यानी एक ही प्रश्न में एक फिगर दे दिया ग्राफ का, तो एक फिगर दे दिया वृत्त का। जैसे तुम लोग व्यवहार में खाते हो ना, मिक्स चाउमीन फलना चिलना, तो उसी तरह से बातवा वही है, खाली मिला, टॉपिक उतना ही है, लेकिन इसी को थोड़ा सा मिक्स कर दिया। तो मिक्स कर दिया तो उससे कोई डरने की बात नहीं है, उतने से काम होगा। वॉल्यूम 2 में इस तरह का ढेर प्रश्न पहले से भी दिया हुआ है, टेस्ट में भी था। तो मिक्स टाइप, जिसमें दोनों मिला करके एक ही फिगर में दोनों डायग्राम दे दिया, टेबल दे दिया, पाई चार्ट दे दिया, जो इस बार भी था। फिर जो है सो ग्राफ दे दिया, डायग्राम दे दिया, तो उसको मिला करके, तो इसलिए मिक्स टाइप हो गया। टॉपिक इतना था लेकिन मिक्स टाइप हो गया। 65वीं में फिर देखिए तो फिर वही 1, 1, 2। अब 66वीं हम लोग का क्या टारगेट है इस बार के लिए, तो यही ना 2 में से कोई रहेगा, या तो मिक्स देगा
या ऐसे देगा। ठीक है, CDPO में देखिएगा तो डायग्राम से इससे 2 क्वेश्चन, इससे 1 क्वेश्चन, इससे और 1 क्वेश्चन इससे। और AO में देखिएगा तो 1 क्वेश्चन यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, उसमें सब में से दिया। बात समझ गए? तो अब देखिए ये जो चैप्टर DI के लिए अभी डायरेक्ट 48वें 52वीं या उससे पहले इस चैप्टर से हर बार प्रश्न था, जो आप बुक में पहला अध्याय में देखे भी होंगे कब क्या क्या पूछा है। इससे डायरेक्ट अभी नहीं पूछ रहा है जैसा आपके सामने है, लेकिन इसका DI में कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए अब औसत का कॉन्सेप्ट हुआ, लेस देन का कॉन्सेप्ट हुआ, मोर देन का कॉन्सेप्ट हुआ, इतना से इतना के बीच में क्या है, इस तरह का जो भी कहीं DI में कॉन्सेप्ट आएगा तो इस अध्याय में ही पढ़ना है। ठीक है, फिर DI में कुछ नया जोड़ेगा, जैसे मान लीजिए हिस्टोग्राम जोड़ेगा, ओजाइब जोड़ेगा, तो ये सब जोड़ेगा। तो जब तक ये अध्याय नहीं पढ़ेगा तब तक किसी को आगे बनेगा ही नहीं। इसलिए ये अध्याय हो गया। टेबुलेशन से डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है तो, लेकिन ये जो DI का बेस है, क्या है, ये DI का बेस है। जैसे ही टेबल हम लोग सीखेंगे तो चित्र को तो फिर अंत में टेबल करना पड़ता है क्या। तो इसीलिए जैसे ही हम लोग का DI टेबल बनेगा तो फिर ये चैप्टर आसान हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा, ये आसान सब आसान हो जाएगा। तो ये जो है सो हम लोग का मेन जो क्वेश्चन का जो एनालिसिस हुआ, इसको देख लिया क्या कैसे करना है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और धीरे धीरे सारा चीज़ को पढ़ लेंगे। अभी जहाँ से जो पूछना होगा पूछ लेगा। बात समझ गए? तो जल्दी से उसका एक फ़ोटो खींचिए और फिर आगे बढ़ते हैं। इसको खींच लीजिए, को फ़ोटो याद रहेगा कि कैसे क्या रणनीति बनाना है। तो 66 मेन एग्ज़ाम के लिए हम लोगों को अब यहाँ से भिड़ जाना है। ठीक है, क्या नहीं समझ में? नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 ही है तो 4 समझ नहीं आ रहा। तो 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का जवाब देना होता है भाई मेरे। देखिए पेपर 1 में, ठीक है, थोड़ा सा देखिए, पेपर 1 का जो बात है उसमें हिस्ट्री से आपको 6 क्वेश्चन पूछता है, करंट से 5 क्वेश्चन पूछता है, और स्टैटिक्स और DI से 4 क्वेश्चन पूछता है। तो 6 में से 3 का जवाब देना होता है, 5 में से 3 का जवाब देना होता है, 4 में से 2 का जवाब, ऐसे टोटल 15 प्रश्न पूछा जाएगा। तो सब सेक्शन हुआ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 3। तो तीसरा सेक्शन जो है सो मेरे हिस्से में आता है। 4 क्वेश्चन पूछेगा, नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, 1 1 देख रहे हैं ना, 1 4, 1.5 1.5 3 1 4, 1 1 2 4 क्वेश्चन, 1 1 2 4 क्वेश्चन, 1 1 2 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछा था लेकिन मिला करके, इसलिए यहाँ पर लिखे मिक्स टाइप। किसी से प्योर नहीं पूछा था लेकिन दोनों को मिक्स कर दिया, इसलिए मिक्स टाइप हो गया। 1 1 2 4 क्वेश्चन हुआ। तो 4 क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। फिर से एक बार अब प्रश्न पूछे तो उसको अच्छा से समझ लीजिए। परीक्षा में 5 मिनट खर्च जरूर करिएगा। क्वेश्चन का चुनाव हर बार देखिएगा कि 1 या 2 क्वेश्चन में डाटा क्लियर नहीं रहता है, तो जो उसमें जाएगा तो फंस जाएगा। तो जिसका क्लियर रहेगा उसी को बनाना है। तो इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी से बार बार अनुरोध रहता है कि यदि आपके पास 4 क्वेश्चन है, परीक्षा में जाइए, उसको देखिए, 5 मिनट उसको पढ़ने में खर्च करिए, तब क्वेश्चन का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है 72 में 72 लाने के लिए। गलत क्वेश्चन में चल जाएगा तो आंसर मैन टू मैन थोड़ा सा वैरी कर जाएगा। कोई लगभग में लीजिएगा ना, कोई उसी को मान लीजिए 12 लेगा, कोई उसी को 12.5 लेगा, कोई उसी को 17 लेगा तो कोई उसी को 17.5 लेगा। तो इसलिए आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन होगा। तो जब उस तरह के प्रश्न को बनाएं तो उस तरह के प्रश्न में विवास्पद में, तो उसमें क्वेश्चन आंसर में लगभग लिख देना बहुत ज़रूरी है। लगभग लिख देने से भूल चुका था ना जो ETC, हाँ, तो वही चीज़ है, अंग्रेजी में अप्रॉक्स हो गया। तो वहाँ ऐसा कर देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चूँकि वो भी समझ रहा है लेकिन फंसाने का चाल होता है। इसलिए 4 में 2 क्वेश्चन हर बार एकदम क्लियर रहता है, लेकिन विवास्पद क्वेश्चन और इजी रहता है। लेकिन जान शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। तो इजी के चक्कर में लोग बिजी बन जाता है।
बात समझ गए ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इजीए क्वेश्चन का चुनाव करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो ये ध्यान देना है कि जिसका फिगर एकदम साफ सुथरा क्लियर रहे, ऐसे प्रश्नों का चुनाव करना श्रेष्ठकर होता है। उसमें नंबर कटने की कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन आप विवादास्पद लिखिएगा तो उसमें आप तो देखने वाले पर निर्भर है ना। हम समझ रहे हैं ना, ठीक है कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, लड़का लोग को इसमें दिक्कत होता है, लेकिन अब कॉपी देखने वाला क्या सोचता है वो तो उस पर निर्भर है। बस समझ गए ना। इसलिए हम लोगों को सतर्क रहना अपना। बार बार फिर से एक बार, परीक्षा में जैसे ही क्वेश्चन आएगा, सब क्वेश्चन को पहले 5 मिनट जो खर्च करेगा तो 10 मिनट बचेगा। ऐसा नहीं है कि उसको खर्च कर देंगे तो मेरा लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन का चुनाव कर लेंगे, उसमें सब में इस सेक्शन में 3 गो में टिक लगा दिए, इसमें 3 गो टिक लगा लिए, इसको में 2 गो, तब पानी उनी 1 आध घोट पिए, अब बस तब लिखना शुरू किए तो 3 घंटा तक एकदम लिखते रह गए। बस समझ गए। तो 5 मिनट जो खर्च कर देंगे इस समय क्वेश्चन पढ़ने पर, तो 10 मिनट बचा के ही जाएगा। बस समझ गए ना। सब क्वेश्चन जब पढ़े रहेंगे तब ना पता चलेगा इस क्वेश्चन को, तो और तो बाद में जो अफसोस होगा वो तो पहले ना खर्च कर देना है। तो इस तरह से हम लोग रणनीति बनाएंगे। तो अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं मेन। तो हेडिंग दे दीजिए, पहला अध्याय बारंबारता तथा संचय बारंबारता। बारंबारता तथा संचय बारंबारता। इस पाठ में किसी भी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। इस पाठ में एकदम फुल में फुल मार्क्स आता है। अच्छा से बनाएंगे, 1-2 बार रिवीजन करेंगे, 4-5 गो टेस्ट 10 गो बनाएंगे, अच्छा से रगड़ेंगे, तो आपको 72 में 72 आने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप सोचिएगा कि खाली एक बार पढ़ लिया हो गया, ऐसा नहीं होगा। कम से कम क्वेश्चन बैंक 10 बार, बुक को कम से कम 5 बार इस तरह से बनाना पड़ेगा, तब जा करके परीक्षा में आपको पूरा आएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं पहला अध्याय बारंबारता तथा संचय बारंबारता। तो स्टैटिक्स का सबसे लिखिए परिभाषा। सांख्यिकी का परिभाषा पहले, चूंकि मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो एक लाइन। सांख्यिकी कला तथा विज्ञान है। सांख्यिकी कला तथा विज्ञान है। सांख्यिकी कला तथा विज्ञान है जिसके अंतर्गत निश्चित निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, जिसके अंतर्गत निश्चित निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसी भी अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित, किसी भी अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित आंकड़े जो विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं उनका संकलन कलेक्शन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, विश्लेषण, एनालिसिस, आंकड़ों का विश्लेषण,
निर्वचन, इंटरप्रिटेशन, निर्वचन तथा पूर्वानुमान किया जाता है। फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान किया जाता है ताकि उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। पूर्वानुमान किया जाता है ताकि उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। पूर्वानुमान किया जाता है ताकि उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। बात समझ गए? तो प्रेजेंटेशन में पहले यहाँ से पूछता था, तो इसी पर आएगा टेबल, डायग्राम, ग्राफ। तो यहाँ पर पहले हम लोग बनाना सीखेंगे, तब डीआई यहाँ पर आएगा। यही विश्लेषण हो गया। तो डीआई में जो हम लोग विश्लेषण करेंगे किसके थ्रू करेंगे? तो प्रतिशत, औसत, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस और रेशियो, अनुपात, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो। इसके द्वारा जो हम लोग जो है सो आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। बात समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, बार बार यहाँ पर आंकड़ा क्या हुआ? अब डेटा। तो पहला, सूचनाओं के भंडार को क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। सूचनाओं के द इंफॉर्मेशन ऑफ या द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के भंडार को। फिर उसमें याद रखेंगे, सभी अंक आंकड़े नहीं होते, केवल वही अंक आंकड़े कहलाते हैं जिसमें कुछ विशेष गुण होता है। जैसे उदाहरण के लिए 5, 20, 75, 100, 150, तो ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। जब इसमें गुण जुड़ जाएगा, जैसे एक बल्लेबाज का 5 पारी में स्कोर, 5 मोहल्ले में घरों की संख्या, 5 बिल्डिंग में कमरों की संख्या, 5 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, जब उसमें एक गुण जुड़ेगा प्रॉपर्टी, तब जाकर के ये जो आंकड़ा हो जाएगा। इसलिए सभी अंक आंकड़े नहीं होते, केवल वही अंक आंकड़े कहलाते हैं जिसमें कुछ विशेष गुण होता है। क्लियर? इसलिए कोई पूछे तो तुरंत आंकड़ा क्या हुआ? तो सूचनाओं के भंडार को, ठीक है, डाटा कहते हैं। सभी अंक आंकड़े नहीं होते, केवल वही अंक आंकड़े कहलाते हैं जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से शुरू हम लोग करेंगे कलेक्शन ऑफ, बिना देरी किए हुए, टू द पॉइंट, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो देखिए, कलेक्शन ऑफ डाटा क्या हुआ? तो जिस व्यक्ति द्वारा सांख्यिकीय अन्वेषण का कार्य किया जाता है उसे सांख्यिकीय अन्वेषक कहते हैं। जिस, अब ऑफिसर जो बनेगा वही सब काम नहीं करेगा, तो जिस व्यक्ति द्वारा सांख्यिकीय अन्वेषण का कार्य किया जाता है उसे सांख्यिकीय अन्वेषक कहते हैं। सांख्यिकीय अन्वेषण से तात्पर्य, सांख्यिकीय अन्वेषण से तात्पर्य ऐसे सांख्यिकीय तथ्यों यानी फैक्ट तथा सूचनाओं की खोज से है, इंफॉर्मेशन की खोज से है, जो मापनीय, मेजरेबल, गणनीय, कैलकुलेशन, परिमाणनीय, मैग्नीट्यूड तथा वर्गीकरणीय, क्लासिफाइड हो। आंकड़ों में ये जो आंकड़ा होगा इसमें 4 गुण होना बहुत जरूरी है। 4 गुण जब होगा, जैसे व्यवहारिक लॉजिक में, जैसे खाना बनाने के लिए हम लोग कुछ भी बना लें, लेकिन वो ऐसा बनाए जो खाया नहीं जाए, किसी को दिया ही नहीं जा सके, तो फिर वैसा काम का ऐसा क्या पढ़ें जिससे रिजल्ट ही ना हो। पहले ज़माना था ना जो विद्वान होने के लिए लोग पढ़ता था, आजकल क्या है, पढ़ने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन में स्थान पाना, मेन उद्देश्य अभी वही ना है। पहले था कि विद्वान होने के लिए लोग पढ़ता था, लेकिन आजकल वर्तमान समय में क्या हुआ, समय बदल गया तो सोच बदला। तो आजकल जो पढ़ने का एक ही पैमाना है कि आप कमों पढ़ रहे हैं, रिजल्ट ले लिए तो आप बहुत पढ़ रहे थे, आपके जैसा कोई है ही नहीं है। आप खूब पढ़ रहे हैं, रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो पता चलेगा कि आपके जैसा कोई है ही नहीं है। क्या? तो इसीलिए दोनों में जरूरी हो जाता है कि रिजल्ट ही आजकल पैमाना हो गया। पहले विद्वता पैमाना था कि नहीं कुछ नहीं तो विद्वान है, तो आजकल विद्वान की कोई पूजा नहीं होती है, आजकल जो है नौकरी की पूजा होती है। ठीक है, नौकरी हो गया तो आप बहुत बड़ा विद्वान है, नौकरी नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग का सफलता, इसलिए टू द पॉइंट हम लोग कलेक्शन ऑफ डाटा, जिस व्यक्ति द्वारा सांख्यिकीय अन्वेषण का कार्य किया जाता है उसे सांख्यिकीय
अन्वेषक कहते हैं। सांख्यिकीय अन्वेषण से तात्पर्य ऐसे सांख्यिकीय तथ्यों तथा सूचनाओं की खोज से है जो मापनीय, गणनीय, परिमाणनीय तथा वर्गीकरणीय हो। 4 गुण होना चाहिए। अब आंकड़ा को क्यों कलेक्ट करेंगे, ये भी क्वेश्चन हुआ। आंकड़ा को क्यों कलेक्ट करेंगे? तो आंकड़ों के संकलन का मुख्य उद्देश्य, जो कलेक्ट करने का जो मेन हम लोग का पर्पस है, वो है किसी सांख्यिकीय समस्या के स्पष्ट एवं ठोस समाधान हेतु साक्ष्य व प्रमाण जुटाना होता है ताकि उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। व्यवहारिक लॉजिक में उतरिएगा। देखिए, सांख्यिकी में जैसे व्यवहार में ना, जो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, इसमें मेन फंक्शन है जो उद्देश्य ही है जो किसी काम को आसान करता है। इसलिए सांख्यिकी जो है कुछ नहीं है, सांख्यिकी हमारी व्यवहारिक समस्याओं को सोल्व करने का टेक्निक है। सांख्यिकी क्या है? अब हमारी व्यवहारिक समस्याओं को सोल्व करने का टेक्निक है। इसीलिए देखते हैं ना, जो प्रशासन में पढ़ना है और चीज़ में क्यों नहीं पढ़ना है ज़्यादा, यही कारण है कि व्यवहार, एप्लीकेशन, प्रशासन, समझ गए। इसलिए मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। मैथमेटिक्स क्या हुआ? मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स क्या हुआ? मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ साइंस। लेकिन स्टैटिक्स क्या हुआ? प्ले ऑफ डाटा। अब एक लाइन में बोलेंगे तो, अब बाकी तो बड़ा फॉर्मूला तो एगो लिखा ही दिए है। प्ले ऑफ डाटा। फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? मैथमेटिक्स हमारी समस्या को सोल्व करता है। मैथमेटिक्स हमारी समस्या को सोल्व करता है। जैसे देख रहे हैं, जाम की समस्या हुआ तो मेट्रो बनेगा, पुल बनेगा, ये सब बनेगा शुभ। और स्टैटिक्स जो हुआ हमारी व्यवहारिक समस्या को सोल्व करता है। व्यवहार माने प्रशासक। इसलिए व्यवहार में जो जो काम है वही काम स्टैटिक्स का है। व्यवहारिक समस्या को सोल्व करने का टेक्निक है। बात समझ गए सांख्यिकी के पास? तो ये हुआ। तो इसलिए ये हो गया। अब प्रश्न उठता है कि अब आंकड़ा जमा कौन करेगा? ये तो क्लियर हो गया। अब कैसे करना है? तो आंकड़ा को जमा करने का, ठीक है, 2 मेथड है। एक है प्राइमरी मेथड और एक है सेकेंडरी मेथड। उससे पहले थोड़ा सा एक लाइन जान लें। और दुनिया में जितना भी अनुसंधान होता है वह 2 प्रकार का होता है। दुनिया में जितना भी अनुसंधान होता है, एक सेंसस टाइप और एक सैंपल टाइप। सेंसस टाइप जैसे जनगणना हुआ, संपूर्ण वोटिंग हुआ, जिसमें प्रत्येक आदमी का शामिल होने की पूरी संभावना हो, तो उस तरह के कार्य को, उसमें क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा धन खर्च होता है तथा ज़्यादा श्रम करना पड़ता है। और सैंपलिंग टेक्निक है जो कम मेहनत, कम खर्चा तथा कम लागत में पूर्वानुमान करने का टेक्निक होता है। तो कभी कभी सेंसस जरूरी हो जाता है, कभी कभी सैंपलिंग जरूरी हो जाता है। जैसे कैंसर के इलाज के केस में देखते ना, ब्लड टेस्ट के केस में, ठीक है। फिर व्यापार में देख रहे, एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी ये सब देख करके अंडरवर्ल्ड का पूरा सिद्धांत जो इसी पर चलता है। एगो देख रहे हीरो पॉकेट दिखाता है, बहुत सारे फिल्म में देखे होंगे, उसी पर करोड़ करोड़ का डील होता है। जितना भी हथियार उतार तो पूरा गोदाम में थोड़ी दिखा देता है। तो इसीलिए सैंपलिंग टेक्निक भी बहुत, इलेक्शन के समय देखिए कौन पार्टी इतना जीतेगा, इतना इसको सीट, सब जो है सो सैंपलिंग टेक्निक पर आधारित है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आ जाए मेन मुद्दा। इससे क्वेश्चन पूछा है और इसको टॉपिक के लिए समझना बहुत जरूरी भी है। पूछे या ना पूछे, पहले पूछा है यूपीएससी झारखंड वगैरह समय। तो प्राइमरी मेथड क्या हुआ? तो वे आंकड़ा जो अनुसंधान करता पहली बार, वे आंकड़ा जो अनुसंधान करता पहली बार किसी निश्चित निर्धारित उद्देश्य के लिए आंकड़ा एकत्र करेगा, प्राथमिक आंकड़ा कहलाए। इस प्रकार का अनुसंधान मौलिक होता है। इसकी मौलिक मीन्स नया, पहली बार। इसकी जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ता की होती है। इस प्रकार के संकलन में अधिक समय लगता है, अधिक धन खर्च होता है तथा अधिक श्रम करना पड़ता है, इसलिए बढ़िया होता है। फिर से एक बार, वे आंकड़ा जो अनुसंधानकर्ता पहली बार किसी निश्चित निर्धारित उद्देश्य के लिए आंकड़ा एकत्र करता है, प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। इस प्रकार का अनुसंधान मौलिक होता है। इसकी जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ता की होती है। इस प्रकार के संकलन में अधिक समय लगता है, अधिक धन खर्च होता है तथा अधिक श्रम करना पड़ता है। ठीक इसके विपरीत द्वितीय आंकड़ा या गौण आंकड़ा, सेकेंडरी डाटा, द्वितीय आंकड़ा या गौण आंकड़ा, सेकेंडरी डाटा, वे आंकड़ा जो अनुसंधानकर्ता पहली बार किसी निश्चित निर्धारित उद्देश्य के लिए आंकड़ा एकत्र करता है, द्वितीय आंकड़ा कहलाता है। इस प्रकार का अनुसंधान, वे आंकड़ा जो अनुसंधान करता आंकड़ा एकत्र करता है, उसका उपयोग
उसका उपयोग कोई व्यक्ति, संगठन या संस्था अपने उपयोग में ले आता है, द्वितीय आंकड़ा कहलाता है। इस प्रकार का अनुसंधान मौलिक हो भी सकता है और नहीं भी। इसकी जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ता की नहीं होती है। इस प्रकार के संकलन में सब कुछ कम समय लगता है, कम धन खर्च होता है तथा कम श्रम करना पड़ता है। इसलिए द्वितीय आंकड़ा को अच्छा नहीं माना जाता है। बात समझ गए? और फिर तब हो गया प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीय आंकड़ा में अंतर। तो अंतर के लिए हम लोग 8 गो पॉइंट को दिमाग में रखेंगे, तो इसको लिख लेंगे। पहला, मौलिकता। तो प्राथमिक आंकड़ा जो होता है क्या होता है? मौलिक होता है। यहाँ एक लाइन याद है, तो प्राथमिक आंकड़ा मौलिक होता है जो पहले से मौजूद नहीं होते, जबकि द्वितीय आंकड़ा मौलिक हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि यह पहले से मौजूद होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, स्तर। प्राथमिक आंकड़ा प्रथम स्तर की सूचनाएं होती हैं, जबकि द्वितीय आंकड़ा द्वितीय स्तर की सूचनाएं होती हैं। फिर उसके बाद जिम्मेदारी। प्राथमिक आंकड़ा की जिम्मेवारी अनुसंधानकर्ता के स्वयं की होती है, जबकि द्वितीय आंकड़ा की जिम्मेवारी अनुसंधानकर्ता के स्वयं की नहीं होती है। समय। प्राथमिक विधि से आंकड़ा एकत्र करने पर ज़्यादा समय लगता है, जबकि द्वितीय विधि से आंकड़ा एकत्र करने पर कम समय लगता है। श्रम। प्राथमिक विधि से आंकड़ा एकत्र करने पर या करने के लिए ज़्यादा श्रम करना पड़ता है, जबकि द्वितीय विधि से आंकड़ा एकत्र करने के लिए कम श्रम करना पड़ता है। धन। प्राथमिक विधि से आंकड़ा एकत्र करने के लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है, जबकि द्वितीय विधि से आंकड़ा एकत्र करने के लिए कम धन की आवश्यकता होती है। उपयोग। प्राथमिक विधि का उपयोग बिना सोचे समझे भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अनुसंधानकर्ता इसकी ओरिजिन, कवरेज, एरिया, यूटिलिटी सबको जानते रहता है। इसीलिए इसका उपयोग बिना सोचे समझे भी किया जा सकता है, जबकि द्वितीय आंकड़ा का प्रयोग सोच समझकर तथा अंतिम साधन के रूप में करना चाहिए, आखिरी रास्ता। और दुरुपयोग। प्राथमिक विधि का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, जबकि द्वितीय विधि का दुरुपयोग आसानी से किया जा सकता है। इसका बेहतरीन उदाहरण कुछ दिन पहले पेपर में भी आया था, देखे होंगे, बोले होंगे आप लोग को, तो उस समय नहीं समझ में आया होगा। कुछ दिन पहले था ना, जो इतना फर्जी मार्कशीट के फर्जीवाड़ा में इतना प्रचार फंस रहे हैं। तो मार्कशीट का दुरुपयोग आसानी से किया जा सकता है। द्वितीय आंकड़ा का दुरुपयोग का बेहतरीन चित्रण जो है सो 3 इडियट फिल्म में जो है सो भाषण के सीन में दिखाया गया है। तो समझ गए? इसलिए प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीय आंकड़ा, तो पहला अध्याय में जो होता है इतना तक हम लोग को करना है। ठीक है? तो अब लिखिए, जितना बात बोले उसको अब लिख जाना है। लिखिए, कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा पहले समझ जाना है, फिर उसको लिख जाना है। देखिए, जिस व्यक्ति द्वारा सांख्यिकीय अन्वेषण का कार्य किया जाता है, हाँ, सांख्यिकीय, जिस व्यक्ति द्वारा सांख्यिकीय अन्वेषण का कार्य किया जाता है उसे सांख्यिकीय अन्वेषक कहते हैं। जिस व्यक्ति द्वारा सांख्यिकीय अन्वेषण का कार्य किया जाता है उसे सांख्यिकीय अन्वेषक कहते हैं। उसे सांख्यिकीय अन्वेषक कहते हैं। अन्वेषक मतलब, हाँ, रिसर्च, अन्वेषक कहते हैं। सांख्यिकीय अन्वेषण से तात्पर्य, सांख्यिकीय अन्वेषण से तात्पर्य, सांख्यिकीय अन्वेषण से तात्पर्य ऐसे
ऐसे सांख्यिकीय तथ्यों तथा सूचनाओं की खोज से है। ऐसे सांख्यिकीय तथ्यों माने फैक्ट, ऐसे सांख्यिकीय तथ्यों तथा सूचनाओं की खोज से है जो खोज से है जो मापनीय, जो सूचनाओं की खोज से है जो मापनीय, कौमा गणनीय, मापनीय माने मेजरेबल, गणनीय कैलकुलेशन, परिमाणीय मैग्नीट्यूड तथा वर्गीकरणीय हो। परिमाणीय तथा वर्गीकरणीय हो, क्लासिफाइड। हाँ ठीक है, पैराग्राफ बदल के। सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन का मुख्य उद्देश्य, सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन का मुख्य उद्देश्य, सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन का मुख्य उद्देश्य किसी सांख्यिकीय समस्या के स्पष्ट एवं ठोस समाधान, किसी सांख्यिकीय समस्या के स्पष्ट एवं ठोस समाधान हेतु, यानी यहाँ पर पर्पस, ठोस समाधान हेतु साक्ष्य व प्रमाण जुटाना होता है। साक्ष्य व प्रमाण जुटाना होता है ताकि साक्ष्य व प्रमाण, प्रूफ, साक्ष्य व प्रमाण जुटाना होता है ताकि उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके, 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 ताकि उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। बात समझ गए? आंकड़ा देखना ना, कोई घटना घटित हो, सब ट्रेनिंग में आप लोग को सिखाया जाएगा। जब सफल होइएगा तो कोई घटना घटित होता है तो सबसे पहले देखना ना, उस एरिया को खट से सील कर देता है और उस घटना से संबंधित जितने भी साक्ष्य और प्रमाण रहता है तब उसको कलेक्ट करके रखा जाता है। अब सीबीआई 15 दिन 1 महीना बाद आएगा तो कौन सी का जांच होगा? उसी का ना जांच होता है, साक्ष्य और प्रमाण का। अब आंकड़ा को अब याद रखिए, आंकड़ा को अब प्राथमिक आंकड़ा को जमा करने का, यहाँ से और थोड़ा सा समझने में, आंकड़ा को जमा करने का 6 मेथड होता है। लिखित, मौखिक और पत्राचार, ये 3 को पुराना हो गया। लिखित, मौखिक और पत्राचार, और आजकल 3 को ज़्यादा चलता है, एसएमएस, टेलीफोन और इंटरनेट। सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है इंटरनेट। तेज गति से यदि चाहते हैं आंकड़ा कलेक्शन तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग टेलीफोन। अब प्राथमिक विधि लिखिए, प्राइमरी डाटा, प्राथमिक विधि, प्राथमिक विधि, वे आंकड़ा जो अनुसंधान करता पहली बार किसी निश्चित निर्धारित उद्देश्य के लिए, पहली बार किसी निश्चित निर्धारित उद्देश्य के लिए आंकड़ा एकत्र करता है। उद्देश्य के लिए आंकड़ा एकत्र करता है, प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। प्राथमिक आंकड़ा